वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं सुजीत मिश्रा समसामयिक घटना चक्र के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके सिलेक्शन के लिए समर्पित है। तो प्रैक्टिस सेशन के इस क्रम में आज का हम इंग्लिश का सेशन देखते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से और किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। इसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके स्क्रीन पर फ्लैश करेगा। और ये क्वेश्चन है आपका सबसे पहला क्वेश्चन। लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। आपको ईडियम दिया हुआ है। ईडियम का मतलब है मुहावरा। आपको ये मुहावरा दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि इस मुहावरे का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। अगर क्वेश्चन का मुहावरे को पूछने के क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है कि इसमें सीधे मुहावरा लिख के आपको दे देता है और एक मुहावरे का प्रयोग करके वाक्य में आपको दे देता है। अगर मुहावरे का यूज करके सेंटेंस में आपको पूछता है तो आपकी समस्या 50% कम हो गई। ठीक है ना। क्यों कम हो गई? क्योंकि मान लीजिए मुहावरे का अर्थ आपको नहीं भी पता है तो भी आप पहले और बाद के शब्दों को पढ़कर उसका एक भाव निकाल कर आप आंसर दे सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे आपको सीधे मुहावरा लिख दिया है, इडियम लिख दिया है और पूछ लेता है, तो अगर आपने याद नहीं किया है तो आपको थोड़ी सी कठिनाई ज़रूर होगी। ठीक है ना। फिलहाल आज देखते हैं इसका क्या है। फुल स्टीम अहेड। अगर आप इसके शाब्दिक अर्थ पे जाएंगे तो शाब्दिक अर्थ से कोई अर्थ ही नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना। तो फुल स्टीम अहेड के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ये है, ऑप्शन नंबर सी है और इसका अर्थ है मूव ऑनवर्ड विद डिटर्मिनेशन। मतलब पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ क्या करते रहना, आगे बढ़ते रहना। ठीक है ना। कितनी भी हताशा, परेशानी, निराशा आ जाए, आपको रुकना नहीं है। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विथ फुल स्टीम अहेड। ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है मूव ऑनवर्ड विद डिटर्मिनेशन। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो दिया गया वर्ड है इसका सिनोनिम बताइए। ठीक है ना। सिनोनिम बताइए मतलब इस वर्ड का, ये मेन वर्ड आपको दिया है, इसके नीचे पर्यायवाची शब्द जो इसका हो सकता है। तो पहले आपको वाइली का अर्थ पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है ना। देखो, वाइली का मतलब होता है धूर्त, कनिंग। ठीक है ना। इसके लिए जो शब्द होगा, अब आपको मैं चारों का वर्ड अगर बता दूं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या। फ्रैंक का मतलब होता है बेबाक या निष्कपट। ठीक है ना। तो जब इसका अर्थ हो गया चालाक, धूर्त, कपटी, जितने भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं वाइली के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब फ्रैंक का मतलब होता है बेबाक या निष्कपट। दूसरे का अर्थ आप समझ ही पा रहे हो, बड़ा सिंपल सा वर्ड है, फ्रेंडली, दोस्ताना, मैत्रीपूर्ण, ऑनेस्ट, ईमानदार। इसका मतलब है धूर्त, चालाक, कपटी। तो वाइली का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्राफ्टी। ठीक है ना। एक क्राफ्ट होता है जिसको आप हाथ से चीज़ें बनाते हैं ना, स्कूल में ले जाने के, कॉलेज में कोई हाथ से बनाई हुई चीज़ होती है, वो क्राफ्ट बोली जाती है। और एक क्राफ्ट, ये क्राफ्टी का मतलब होता है धूर्त, चालाक या आप ये कह सकते हैं कपटी। तो ये हो गया इसका सिनोनिम। सिनोनिम मतलब होता है सेम मीनिंग वाले वर्ड, पर्यायवाची। और एंटोनिम मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। तो आगे एंटोनिम के भी क्वेश्चन हम लोग को मिलेंगे। ठीक है ना। आगे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। कह रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं, इनमें से जो सबसे अप्रोप्रिएट हो, सबसे उपयुक्त, सुटेबल हो, वही इसमें डालिएगा। कह रहे लुक एट द हिप्पो अबाउट हैप्पीली इन द रिवर। हिप्पो क्या होता है जानते हैं? हिप्पो क्या होता है जानते हैं? हिप्पोपोटामस बोलते हैं दरियाई घोड़ा को। पानी में जो दरियाई घोड़ा नहीं होता है, मोटे मोटे गैंडा टाइप के, ठीक है, वो गैंडा नहीं होते हैं, बड़ा बड़ा मुंह होता है ऐसे। ठीक है, उनको हिप्पोपोटामस बोलते हैं। कह रहे लुक एट द हिप्पो, हिप्पो को देखो, अबाउट हैप्पीली इन द रिवर,
पानी के अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर, कभी देखे वो क्या करते हैं, ऐसे मुंह करके ऐसे 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 अपने ऊपर पानी क्या करते हैं, छिटकारते हैं। स्टैमरिंग का मतलब होता है हकलाना। तो यहाँ पे दरियाई घोड़ा पानी में हकलाएगा क्या, तो उपयुक्त शब्द नहीं है। स्प्लैशिंग, पानी को छिटकारना अपने ऊपर, तो स्प्लैश के साथ अक्सर वर्ड आता है अबाउट। स्प्लैश का मतलब होता है छिड़कना। स्प्लैश के साथ हमेशा प्रेपोजिशन आता है फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए, स्प्लैश अबाउट। इसका मतलब होता है पानी छिचकारना अपने ऊपर। तो वो लोग क्या करते हैं, अब उनके पास हाथ नहीं है ना कि ऐसे चुल्लू में पानी लेके वो करेगा, तो वो क्या करते हैं, अपने मुंह को ही जोर जोर पटकते हैं, तो पानी क्या होता है, ऊपर उठता है। तो उसी को स्प्लैशिंग कहते हैं। स्प्लैश माने छिटकारना। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। ठीक है ना, आगे बढ़े, आगे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो, लिखा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि बड़े बड़े वाक्यों को एक शब्द से हटा देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। मतलब वाक्य के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इन्हीं को कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब सब्स्टिट्यूशन का मतलब जानते हो क्या होता है, उसको हटा के उसकी जगह पे लाना। यानी अब इतना बड़ा सेंटेंस लिखा है ना, अब इस इतने बड़े सेंटेंस को क्या ज़रूरत है हमको इतना बड़ा लिखने का, एक शब्द लिख दें। उसी को बोलते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द या वाक्य के लिए एक शब्द। तो पहले समझ लेते हैं कि ये लिखा क्या है। लिखा है अ प्लेस वेयर एंटीक्स आर केप्ट। पहले ये जानो, ऐसा स्थान वेयर जहाँ पर एंटीक्स, एंटीक्स का मतलब होता है प्राचीन पुरातन वस्तुएं जो हमको कहीं से मिलती हैं, एक्सकवेशन खुदाई में मिलती हैं। तो जो धरोहर होती हैं, पुराने जब पुरातन चीज़ें होती हैं, उनको एंटीक्स कहते हैं। ठीक है ना। आर केप्ट, केप्ट मतलब संभाल के रखा जाता है। ऐसा स्थान जहाँ पे प्राचीन वस्तुएं बहुत संभाल के केप्ट रखी जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में क्या कहेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका करेक्ट आंसर है म्यूजियम। क्या आंसर है, म्यूजियम। हमेशा याद रखना, म्यूजियम जो शब्द होता है, जहाँ हिंदी में बोलते हैं संग्रहालय, यहाँ पे क्या होता है, प्राचीन वस्तुएं इकट्ठा करके हम सबको देखने के लिए रखी जाती हैं। कि भाई अभी देखो आनंद भवन में आप चले जाओगे तो वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी की पिस्टल रखी हुई है। ठीक है ना। तो ये सब देख के ये लगता है कि यार महात्मा गांधी के चश्मा अभी भी रखा हुआ है संग्रहालयों में। तो ये क्या है, ये म्यूज़ियम है। अब रिजॉर्ट क्या होता है, रिजॉर्ट होता है जैसे आप कहीं घूमने गए, आप छुट्टी बिताने गए, तो वहाँ पे कहीं ठहरोगे ना, तो जहाँ पे आप ठहरते हैं उस स्थान को रिजॉर्ट कहते हैं। हाँ। ऑर्फनेज मतलब होता है अनाथालय। ऑर्फनेज माने अनाथालय, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप कोई देखभाल करने के लिए था वो ने। हाँ, ये वर्ड अच्छा है यार, इसको हैंगर बोलते हैं। एक स्पेलिंग होता है, ये देखो, HANGAR, HANGER। ये हैंगर का मतलब होता है विमानशाला, जहाँ पे विमान जानते हो, एयरक्राफ्ट रखा जाता है। हवाई जहाज़ जो होते हैं एक जगह जहाँ इकट्ठे रखे जाते हैं, उनको हैंगर बोलते हैं। और एक हैंगर वो होता है जिसमें आप अपने कपड़े, हाँ, वो उसकी स्पेलिंग ER है और इसकी स्पेलिंग AR है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन एक कर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कितने शब्दों की मीनिंग हम जान रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो ऐसे स्थान जहाँ पे प्राचीन वस्तुएं संभाल के रखी जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं, म्यूजियम। ऐसे स्थान जहाँ पे एयरक्राफ्ट्स रखे जाते हैं, वो हैंगर। ठीक है ना। ऑर्फनेज एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को रखा जाता है जिसका कोई नहीं होता है।
ठीक है ना, अनाथ। ठीक है, समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के सामने। कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी फिर से क्या आ गया, वाक्य के लिए एक शब्द। ठीक है, अब पूरा का पूरा इतना बड़ा सेंटेंस दे दिया। कह रहा है पर्सन हु इज नॉट एन एक्सपर्ट इन फील्ड ऑफ आर्ट और म्यूजिक, कह रहा है कला और संगीत के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति जो कला और संगीत के क्षेत्र में निपुण नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, विशेषज्ञ नहीं है। मतलब ऐसे समझ लो, आपको ढोलक बजाना अच्छा लगता है, यह आपका शौक है, लेकिन आपने उसका बाकायदे प्रोफेशनली आप उस चीज़ को नहीं करते हो, आपको उसको एक्सपर्ट आप नहीं हो, आप जाके कोई फंक्शन नहीं करते हो उसका, बस आपको अच्छा लगता है इसलिए थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस करते हो। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, जो अपने क्षेत्र में मतलब आर्ट, कला या म्यूजिक में एक्सपर्ट तो नहीं है, फिर भी उसको हम क्या बोलते हैं मालूम है, एमेटियर। क्या बोलते हैं, एमेटियर। एमेटियर का मतलब होता है शौकीन, जो ऐसा व्यक्ति जो कोई काम शौकिया करता है। क्या करता है, शौकिया। वो उस काम में एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन वो फिर भी वो करता है क्योंकि वो अच्छा लगता है। ठीक है ना, तो आप उसे कह सकते हैं एमेटियर, शौकीन कह सकते हैं, या अकुशल व्यक्ति कह सकते हैं। ये एक्सपर्ट नहीं होता है, ध्यान देना, ये शौकिया उस काम को करता है। हाँ, आगे है देखो, एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है विचित्र। क्या होता है, विचित्र होता है। ठीक है ना। पैटर्न का मतलब होता है प्रोटेक्शन, संरक्षण। पैटर्न मतलब क्या होता है, संरक्षण। पारिया का मतलब होता है इसका मतलब होता है नॉट एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, सोसाइटी द्वारा बहिष्कृत। सोसाइटी, समाज से किसी को बाहर कर दिया जाए, उसी को बोलते हैं क्या, पारिया। ठीक है ना। लेकिन हमारे इस बात के लिए कौन सा एक शब्द आएगा, अमेटियर। ठीक है ना, स्पेलिंग देख लेना, TEUR है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग द अंडरलाइन इडियम एंड फ्रेजेस इन द गिवन सेंटेंस। एक वाक्य दिया हुआ है, इस वाक्य में एक पार्ट को अंडरलाइन कर दिया गया है। कह रहा है कि ये जो अंडरलाइन पार्ट है ये एक फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है मालूम है, शब्दों का एक समूह होता है जो एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है पूरे सेंटेंस में नहीं, ये जो अंडरलाइन वाला हिस्सा है, इस हिस्से से कौन सा मीनिंग निकल रहा है उसका मीनिंग नीचे लिखा हुआ है। ठीक है। अब जरा सा मैं यहाँ पे सबका मीनिंग बता देता हूँ। रेज मतलब जानते हो क्या होता है, हाँ क्या, नहीं, रेज माने होता है उठाना। ठीक है ना। जैसे हमने कहा रेज योर हैंड्स, रिकवर मतलब रिकवर का मतलब दो होता है। रिकवर का मतलब होता है कोई चीज़ फिर से पा लेना। रिकवर का मतलब होता है उस चीज़ को सुधार लेना। जैसे हेल्थ आपने रिकवर कर लिया, इसका मतलब है आप तबीयत खराब थी फिर से आपने पा लिया, तो रिकवर हो गया। रिड्यूस मतलब कम कर देना या घटा देना। ठीक है। रिफ्यूज मतलब मना कर देना। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इस कौन सी मीनिंग फिट बैठती है। कह रहे हैं प्लीज कट डाउन ऑन योर एक्सपेंस। एक्सपेंस माने क्या होता है, खर्चे होते हैं। कट डाउन ऑन योर एक्सपेंस नाउ, अभी अपने एक्सपेंस को कट डाउन कर दो, या यू विल फेस डिफिकल्टीज इन फ्यूचर,
नहीं तो आने वाले समय में भविष्य में तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो अपने एक्सपेंस को क्या करना है? एक्सपेंस को मना किया जाता है या एक्सपेंस को कम किया जाता है? तो कम के लिए कौन सा शब्द है? ये है भाई, रिड्यूस का मतलब होता है कम कर देना। क्या होता है? कम कर देना, ये होता है। ठीक है ना? तो कट डाउन के लिए वर्ड क्या आ जाएगा? ये याद कर लो, कट डाउन ऑन। इसका मतलब होता है टू रिड्यूस, किसी चीज को कम कर देना, टू लेसन। ठीक है ना? ये हो गया आपका। आगे सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके पास आ गया और ये यहां से स्टार्ट है। डॉर्फ वैरायटीज ऑफ ट्रीज एंड शर्ब्स ग्रोन इन पॉट्स। पॉट्स मतलब होता है गमला। गमलों में देखो, गमला आपने ऐसे, अब देखो मुझे बनाना तो बहुत नहीं आ रहा है, लेकिन ये गमला है। गमले में छोटे बौने टाइप के क्या उगाए जाते हैं? ट्री उगाए जाते हैं। बौने ट्री, छोटे। डॉर्फ मतलब बौनी प्रजाति के पेड़ या झाड़ियाँ पॉट्स के अंदर उगाई जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं? घरों में पॉट्स में यानी गमले में जो छोटे बौने प्रकार के वृक्ष या झाड़ियाँ उगाई जाती हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है बोनसाई। क्या बोलते हैं? बोनसाई। बोनसाई का मतलब होता है बौनी प्रजातियां, किसी पौधे की बौनी प्रजाति। ओह माय गॉड, कौन सा था? हाँ, किसी भी पौधे की बौनी प्रजाति। तो पौधे की बौनी प्रजाति क्या होती है? बोनसाई कहते हैं हम उसे। ठीक है ना? लेकिन हाँ, वो बौनी प्रजाति जंगल में नहीं होनी चाहिए, पॉट में होनी चाहिए, गमले में होनी चाहिए। ठीक है? तो हमें बोनसाई कहते हैं। ठीक है ना? अब आ जाता है श्रिम्प। श्रिम्प का मतलब होता है छोटा, छोटे कद का। ठीक है ना? पिग्मी मतलब भी होता है छोटे कद का या ठिगना, नाटा। ठीक है ना? पिग्मी एक जनजाति है, एक समुदाय है। कहाँ की है इसे आप लोग बताएंगे। बोनांजा का मतलब होता है अप्रत्याशित लाभ। मतलब आपने उम्मीद किया है कि हमें 100 रुपये का फ़ायदा मिलेगा और आपको मिल गया 15,000 का। ये होता है अप्रत्याशित लाभ। इतना ज़्यादा फायदा आप होता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है करेक्टली लिखा हुआ है, यानी उसकी वर्तनी शुद्ध है, स्पेलिंग शुद्ध है। तो अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है जो शुद्ध है। कौन सा शुद्ध है? करेक्टली, स्पेलिंग में करेक्ट लिखा हुआ है। बता सकते हैं? इसमें जो करेक्ट वर्ड लिखा हुआ है वो है वाइग्रेसली। क्या बोलते हैं? वाइग्रेसली। वाइग्रेसली का मतलब होता है बड़ी तीव्रता से। अब बात आती है कि ये अगर गलत हैं तो इनका सही क्या होगा? मेटालिक में डबल एल होता है। मेटालिक में क्या होता है? डबल एल होता है। कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। ये इसका शुद्ध है। क्रिस्टलाइजेशन में यहाँ पे डबल एल होता है, LLISATION, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है? कैरिंग में डबल आर होता है, RRYING। ठीक है ना? ये होता है कैरिंग का। तो अभी जो मौजूदा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें पूछ लिया करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन से हैं। स्पेल्ड मतलब होता है उसको सही लिखा गया हो, तो वो है वाइग्रेसली।
बाकी 3 को कैसे करेक्ट करेंगे वो मैंने बता दिया, ठीक है ना। हाँ, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक वाक्य 4 खंडों में विभाजित है, 4 पार्ट्स में विभाजित है। कह रहा है कि उस पार्ट को चुनिए जिसमें ग्रामेटिकल एरर हो। आपको सही नहीं करना है, केवल वो हिस्सा चुन लेना है जिसमें गलती की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, वी फॉरगॉट टू विश सुजैन इन हर बर्थडे दिस ईयर। तो आपको किसी में एरर दिखाई पड़ रहा है क्या? अगर एरर दिखाई पड़ रहा है तो किस ऑप्शन में पड़ रहा है बताइए। वी फॉरगॉट, हम भूल गए, टू विश करना, हम बर्थडे विश करते हैं ना, किसको? सुजैन को, इन हर बर्थडे दिस ईयर, इस साल। वेरी गुड। गलती है इस पार्ट में, ये पार्ट में गलती है। और यहाँ पे किसी विशेष दिन के लिए, किसी विशेष दिन के लिए, स्पेशल डे के लिए हम लोग कभी भी इन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ इन की जगह ऑन आना चाहिए। अब ये वाला पार्ट कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो हम दिखाएंगे गलती ए में है। तो कभी भी आप बताना हो, कोई ख़ास दिन हो, जैसे हमने कहा कि वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, ऑन क्रिसमस, ऑन होली, ऑन दिवाली। आइडिया लगा? एक बार फिर से बोल रहा है, अ फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज बीन स्प्लिट माने तोड़ दिया गया है, इनटू 4 सेगमेंट्स, 4 खंडों में। आइडेंटिफाई, कह रहा है पहचानो उस सेगमेंट को, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, जिसमें क्या है? ग्रामेटिकल एरर दिया हुआ है। पीटर सेड देन ही वॉज फीलिंग अनवेल। किस पार्ट में गलती है आपको समझ में आ रही है? सर भी ही वॉज क्या होना चाहिए यहाँ पे? देखो, अगर आपने छोटी क्लासेस में नरेशन पढ़ा होगा ग्रामर में, तो नरेशन में जब इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन करते हैं, तो हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं बेटा, ना कि देन का, ठीक है ना। इसमें यही गलती है, यहाँ पे देन लगा दिया है। अब ये देन वाला हिस्सा कहाँ है? डी में है। तो गलती हम कहाँ दिखाएंगे? डी में दिखाएंगे। क्या होना चाहिए? आप समझे ना। फिर से आ गया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी एक वाक्य लिखा है, नहीं कह रहा है सब्स्टिट्यूट, एक सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस के एक हिस्से को अंडरलाइन कर दिया। कह रहा है पूरे सेंटेंस में गलती नहीं है, ये जो अंडरलाइन हिस्सा है ना, इसमें ग्रामेटिकल एरर हो सकता है। अगर ग्रामेटिकल एरर है, हाँ, तो नीचे दिए गए ऑप्शन से इम्प्रूव करिए कि हाँ भैया, जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे माना जाएगा वही आएगा यहाँ पे, ठीक। लेकिन अगर लगता है कि नहीं जैसे लिखा है वैसे ही सही है, तब आपको ऑप्शन देना होगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी इसको हटाकर कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ पाए? अच्छा जी, अब जरा गौर करते हैं। ये सेंटेंस में लास्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन टैग, इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का एक नियम है कि सेंटेंस जैसा रहेगा, क्वेश्चन टैग उसका उल्टा बनेगा। सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, सेंटेंस नेगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। अब यहाँ पे सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनना चाहिए। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव आया है तो हमको यही हेल्पिंग वर्ब यहाँ चाहिए था, लेकिन इसने डिड ले लिया है, यही तो हो गई है गलती। हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पे?
हैवंट दे, वेरी गुड। अब ये हैवंट दे आया किस जगह पे है? सी में, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे फिर से वही पार्ट आ गया कि ये देखो इतने पार्ट को अंडरलाइन कर दिया है और आपसे पूछ रहा है कि क्या इस पार्ट को हम सुधार सकते हैं किसी से? सब इसकी जगह इसको हटा के इसकी जगह कोई दूसरी चीज़ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं जैसे लिखा है वैसे सही है, तो आपका आंसर होगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। हाँ, ऑप्शन बी, नो सूनर हैड ही रिटर्न होम व्हेन। देखो बेटा, आपका जो प्रयास है वो बहुत अच्छा है, लेकिन एक गलती आपसे हो गई। देखो बता रहे हैं, एक चीज़ समझना, नो सूनर सेंटेंस के शुरू में आके सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है, इसलिए हमेशा इसके बाद क्या होना चाहिए? इन्वर्जन रूल फॉलो होता है। इन्वर्जन मतलब इसके बाद आने वाले सब्जेक्ट से पहले आपको क्या लगाना होता है? हेल्पिंग वर्ब। तो ये ही हैड क्या हो जाएगा? हैड ही हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अब हैड ही तो हो गया, लेकिन यहां पे THEN नहीं चाहिए, यहां पे हमें व्हेन भी नहीं चाहिए, हमें यहां चाहिए THAN। याद रखना होगा कि नो सूनर के साथ आपको क्या लगाना है? देन लगाना है। तो करेक्ट ऑप्शन बचा क्या? यस, वेरी गुड। आप समझे? इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और यहां से अक्सर क्वेश्चन उठते हैं। ठीक, आगे। हाँ, फिर से वही नो इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। नॉट ओनली डिड ही रन अवे फ्रॉम हियर बट ऑल्सो स्टोल द मनी। अगर आप इस चीज को देखो, एक रूल फॉलो करता है। हाँ बोलो, आंसर देने की कोशिश करो। देखो, नॉट ओनली है, नॉट ओनली के बाद कौन आया है? वर्ब आया है ना। तो याद रखना, बट ऑल्सो के बाद भी क्या आना चाहिए? वर्ब आना चाहिए। तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है ना। यानी दोनों ही चीज़ें सही जगह पे आई हैं ना। तो हमारे लिए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, यानी इसको सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नॉट ओनली के साथ जोड़ा किसका बनता है? बट ऑल्सो का, और बट ऑल्सो का जोड़ा बना हुआ है। नॉट ओनली किसके पहले आया है? वर्ब के पहले, तो इसको भी किसके पहले आना होगा? वर्ब के पहले। ठीक है, ये याद रखना। एंटोनिम, एंटोनिम मतलब जानते हो क्या होता है? एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द, ऑपोजिट वर्ड। मतलब जो गिवन वर्ड दिया हुआ है एस्वेज, इसका उल्टा क्या लगाना है? ऑपोजिट। अब एस्वेज क्या होता है, इसकी मीनिंग अगर मैं आपको बता दूं तो आप हो सकता है ढूंढ लो। ठीक है ना। एस्वेज का मतलब होता है पैसिफाई, मतलब शांत करना। क्या करना? शांत करना, रिलैक्स करना। ठीक है ना। किसी चीज को ठंडा कर देना, नॉर्मल कर देना। ठीक है। तो क्या ये वर्ड हो सकता है? देखो, सूद का मतलब होता है शांत करना, रिलैक्स करना, ढीला करना, नॉर्मलाइज करना। रिलीव का मतलब भी वही होता है। डिक्रीज का मतलब होता है किसी चीज की संख्या या मात्रा को क्या कर देना? कम कर देना। प्रोवोक, भड़का देना, विस्फोट कर देना। क्या होगा? यही सही आंसर है। तो एस्वेज माने शांत करना और प्रोवोक माने क्या होता है? भड़का देना। आप समझे बात को? ठीक है,
आते हैं नेक्स्ट। कह रहे सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। खाली स्थान में भरने के लिए 4 सबसे बेहतरीन शब्द दिए गए हैं और चारों में सबसे ज़्यादा उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, इसे भरना है। ट्राई करो, क्या होगा। लिखा है द चाइल्ड। जब भी इस तरह से आया करे ना तो हमेशा एक काम किया करिए, खाली स्थान के पहले और बाद के चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करिए। और देखिए कह रहे बच्चे ने, दैट ही हैड, कि उसने, वेस, वेस माने गमला, वेस माने गमला, उसने, लड़के ने, कि उसने गमले को तोड़ा है। तो क्या ये बात बताने के लिए वो कुछ इकट्ठा करेगा? इकट्ठा करेगा ये बात बताने के लिए। अगर ये बात उसे, क्या हम ऐसे बोले बच्चे ने इकट्ठा किया कि उसने गमले को तोड़ा है, ये सूट कर रहा है? कह रहा है जो सूटेबल हो, सूट करे। क्या बच्चे ने रिक्वेस्ट किया कि उसने गमला तोड़ दिया है? वेरी गुड, बच्चे ने स्वीकार किया। एडमिटेड माने क्या होता है? मानना, स्वीकार करना। वेरी गुड। तो बच्चे ने स्वीकार किया कि उसने गमले को तोड़ा है। अब बात समझ में आई? अच्छा, ये देखो, अब आपको एक पैराग्राफ दिया है, उस पूरे पैराग्राफ में बीच बीच में कई खाली स्थान बने हुए हैं। हर खाली स्थान की देखो नंबरिंग कर दी गई है, 1 2 3 4 5, माने आपको एक पैराग्राफ में 5 खाली स्थान दिए हुए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि भैया एक काम करो, इस खाली स्थान, इसको बोलते हैं, जानते हो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रामर में क्लोज टेस्ट। क्या बोलते हैं? क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट को नंबर्ड पैराग्राफ भी कहते हैं। आपसे कहा जाएगा कि देखो इस पैराग्राफ में बहुत सारे खाली स्थान हैं और हर खाली स्थान में भरने के लिए, ये देखो कह रहा है ना, हाँ बेटा, हाँ भरना तो एक ही वर्ड है हर खाली स्थान में। तो खाली स्थान नंबर 1 को भरने के लिए 4 शब्द, खाली स्थान 2 में भरने के लिए अभी और आगे 4 शब्द मिलेंगे, खाली स्थान नंबर 3 में भरने के लिए फिर से 4 वर्ड भरेंगे मिलेंगे। अब आपको उसमें कौन सा सुटेबल वर्ड है वही चुन लेना है। अब जरा जब भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना रहा करें ना बेटा, तो हमेशा कोशिश आप ये किया करिए कि पहले एक बार ऐसे ही उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ जाइए। तो आप कहेंगे कि सर पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो जब इसमें वर्ड्स मिसिंग हैं तो हमें कैसे समझ में आएगा? हमने कहा पूरी बात तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपको इसका एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है कि नहीं? ये देखो, वंस देयर वर 2 ब्रदर्स, एक बार की बात है 2 भाई हुआ करते थे, ठीक। वन ब्रदर वॉज डैश पुअर फार्मर, एक भाई क्या था? गरीब किसान था। ही वर्कड इन द फील्ड्स, वो खेतों में काम करता था। एंड द वेदर वॉज बैड, और जब मौसम खराब होता था, ही नो फूड, उसके पास खाना नहीं होता था। बट ही वॉज काइंड एंड वर्कड, लेकिन वो बहुत काइंड नेचर का था, बहुत सरल नेचर का था, उदार नेचर का था, दयालु था और काम करता रहता था। द अदर ब्रदर वॉज अ रिच मैन, जो दूसरा भाई था वो बड़ा अमीर इंसान था। डैश वर्कड ऑन अ शिप, कहाँ वो काम करता था? एक शिप पे काम करता था। ही वॉज नॉट काइंड एंड ऑफन चीटेड पीपल, वो उदार सरल दयालु नहीं था, वो लोगों को क्या करता था?
चीट करता था। तो अब बताओ खाली स्थान 1 में भरने के लिए कौन सा वर्ड आप ज़्यादा फिट पाएंगे। वंस देयर वॉज 2 ब्रदर, 2 भाई हुआ करते थे। 1 ब्रदर वॉज डैश फार्मर, क्या आएगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। 1 ब्रदर वॉज अ पुअर फार्मर, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी में ए लिखा है ना, तो हमको ए चाहिए यहाँ पे, और ए किस में लिखा है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 2 में भरने के लिए, हाँ, ये तो बेटा ये एक ब्लैंक नंबर 1 को भरने के लिए 4 ऑप्शन थे ना। अब देखो ब्लैंक, हाँ अब आएगा ब्लैंक नंबर, ये देखो यहाँ क्वेश्चन पढ़ ले, ब्लैंक नंबर 2 को भरने के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। क्या लगाओगे? यहाँ पे तो आपने ए लगा दिया था, उसका भाई पुअर फार्मर था, ही वर्कड इन द फील्ड, वो खेतों में काम करता था, एंड डैश द वेदर वॉज बैड, क्या लगाओगे? वेरी गुड, जब मौसम खराब होता था। जब का सेंस ये भी दे सकता है वाइल, लेकिन यहाँ वाइल तब यूज करेंगे जहाँ पे एक्शन पैरेलल दिखाया जाए साथ साथ। जैसे जब मैं स्कूल जा रहा था तो बारिश हो रही थी, तो व्हेन आई वॉज गोइंग, वाइल आई वॉज गोइंग टू स्कूल इट वॉज रेनिंग। अब ये ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ कंटिन्यू थोड़ी हो रहा है, ये कह रहा है जब वेदर खराब होता था। तो अब आया तीसरे में भरने के लिए। अब तीसरे में भरने के लिए 4 शब्द दिए हुए हैं, ये देखो यहाँ पे ए डाला आपने, यहाँ पे व्हेन डाला। अब तीसरे खाली स्थान को भरने के लिए 4 शब्द दिए हैं। तो उसके पास, देखो हिंदी में मैं आंसर बोल रहा हूँ, उसके पास खाना नहीं, मौसम खराब हो जाता था तो उसको खाने के लिए नहीं मिलता था। वेरी गुड, उसके पास हैड। देखो हैज क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि बात पास्ट में हो रही है। ये देखो वर्ब, 2 भाई हुआ करते थे। अगर घटना सब कुछ पास्ट में जा रही है तो हम प्रेजेंट की वर्ब लेके करेंगे क्या? समझ पाए? अच्छा, तो यहां पे हम लोगों ने डाला हैड। हम लोगों ने लिखा ही हैड नो फूड, तो उसके पास खाना नहीं होता था। अब आते हैं 4 नंबर खाली स्थान को भरने के लिए, ब्लैंक नंबर 4, ये यहाँ पे भरना है। क्या लगाओगे? बट ही वॉज काइंड एंड वर्कड अ हार्ड। देखो बेटा ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना, और सॉरी वर्क के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब है, और एडवर्ब के पहले आर्टिकल तो लगता नहीं है। अब यहाँ पे ए लगाया है। अब लॉट्स भी यूज कर देंगे तो ये प्लूरल है, ए के बाद प्लूरल चीज़ें आती नहीं है, लेकिन लॉट हो जाएगा। अत्यधिक, अ लॉट। वो बहुत उदार था, दयालु था और कड़ी मेहनत करता था, बहुत मेहनत करता था वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? अ लॉट। अब आएगा 5वां खाली स्थान भरने के लिए, ठीक है ना। 5वें में क्या भरा जाए? द अदर ब्रदर वॉज अ रिच मैन। फिर आगे लिखा है वर्कड ऑन अ शिप। उसका जो दूसरा भाई था वो क्या था? बहुत रिच आदमी था, जो कि नहीं बेटा, एक बात यहाँ पे आप समझ लो, अगर पर्सन है, कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हु। अगर वो चीज़ें कोई थिंग्स हैं, थिंग्स मतलब चीज़ें, वस्तुएं हैं, या एनिमल है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? विच, ठीक है ना। हाँ, उसका जो दूसरा भाई था जो कहाँ काम करता था? शिप में, तो जो वाला सेंस कहाँ दे रहा है? हु में, ठीक है ना। यही हु शुरू में आ जाए सेंटेंस के तो ये प्रश्न बना देगा जिसका अर्थ निकलेगा कौन।
कभी भी आपको प्रश्न वाले शब्द अगर वाक्य के बीच में दिखाई दें तो उन्हें आप प्रश्न सूचक शब्द मत माना करिए। जैसे आप हु से क्वेश्चन बनाते तो हो, हु का अर्थ निकलता है कौन जब प्रश्न बनाते हो, लेकिन यही हु अगर सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो ये ऐसे अर्थ देता है, जो, जिसे, जिसने आदि। ठीक है ना। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन जिसकी प्रैक्टिस हम लोगों ने बहुत अच्छा किया। और सबसे अच्छी बात है कि आपका इन्वॉल्वमेंट भी था, आपने भी बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चनों का आंसर दिया, उत्तर दिया, और आपने कोशिश भी की बताने की, और आप कई आंसर्स का करेक्ट उत्तर भी दिया। अगर इसी तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा धार देते हो तो निसंदेह आने वाले वक्त में क्या होगा, बहुत अच्छा कर सकते हो। तो आज का रहा ये सेशन, आपसे मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।